नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार गुप्ता मौजूदा चुनाव आयुक्त जो हैं, अब उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं उनका अब ये कार्यकाल खत्म हो चुका है। आज वो रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त पद दिया गया और इसकी जिम्मेदारी आज वो संभालेंगे। ये भी आपको बता दें कि नए कानून के तहत वो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे जिसकी नियुक्ति हो रही है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर, तमाम इस पूरे विवाद को लेकर कहीं ना कहीं वो विवादों में नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं हरीश जी, उनसे यही जानेंगे कि आखिर ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है, ये कौन है और आखिर उनके नाम के ऊपर इतना विवाद क्यों छिड़ा हुआ है। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज कॉरिडोर्स में। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार गुप्ता कौन है, कहां से आते हैं और उनके ही नाम पर सरकार की तरफ से मोहर क्यों लगाई गई, बाद में समझेंगे कि आखिर विवाद किस बात को लेकर है। देखिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो वैसे तो आगरा के रहने वाले, उनका परिवार जो है, उनके माता पिता वो आगरा में सेटल्ड है और उनका जो फैमिली है वो डॉक्टर्स का फैमिली है। 25 से ज्यादा डॉक्टर्स उनके परिवार में है। खुद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर रहे हैं। केंद्र सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो, तब वो अमित शाह की जो कोर टीम थी उसके बहुत अहम हिस्सा थे जी। उससे पहले वो मनमोहन सिंह की सरकार जो रही उसके दौरान भी रक्षा मंत्रालय में बहुत अहम पद पर रह चुके हैं। तो ये तो उनका बैकग्राउंड है। उनके परिवार में अभी जो है उनकी एक बेटी और उनके 2 दामाद वो आईएएस अफसर हैं। एक उनकी बेटी आईआरएस अफसर है। तो ये उनका फैमिली है। और डॉक्टर्स तो मैंने बताया कि 25 से ज्यादा डॉक्टर्स उनके पूरे फैमिली में है। तो फैमिली पढ़ा लिखा और समझदार और कहें कि वेल एजुकेटेड और एक रुतबे वाला परिवार है उनका। जी। अब जो नियुक्ति की बात है वो विवाद ज्ञानेश कुमार के नाम पर नहीं है। ठीक है। जो विवाद है वो विवाद है नियुक्ति के तरीके पर। ठीक है। और ये जो तरीके पर विवाद है, ये कांग्रेस जो अब कह रही है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति में केंद्र सरकार ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है। और वो जल्दबाजी क्यों दिखाई है, ये आरोप क्यों लग रहे हैं? ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आज 18 फरवरी है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शायद उस सुनवाई में शामिल होंगे। किस बेंच के पास है वो मुझे अभी उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई है। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के तरीके पर जो है वो बात होगी, सुनवाई होगी। उसमें केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, याचिकाकर्ता भी अपना पक्ष रखेंगे और फिर वो आगे बढ़ेगा कि उस सुनवाई में क्या निकलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या फैसला देता है। हालांकि जो अभी नियुक्ति जिस तरीके से हुई है वो तरीका जो है वो कानून का तरीका है। एक कानून पास कराया गया था लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से, फिर उस पर प्रेसिडेंट के साइन हुए, तो वो पूरी प्रक्रिया के तहत कानून बना है जी। लेकिन विवाद तो है ही, और विवाद जो है वो भारत देश में किसी भी बात पर हो जाते हैं। और फिलहाल जो विवाद है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर है। नहीं हरीश जी, ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो आदेश नए कानून की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले की बात करें तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हुआ करती थी, क्या पूरा इसका प्रोसेस हुआ करता था? देखिए, एक फैसला 2023 में सुप्रीम कोर्ट का आया था, 2 मार्च 2023 को जी। उस फैसले से पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति थी वो केंद्र सरकार के हाथ में होती थी, सीधे सीधे। उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है। उसमें क्या किया जाता था कि 20, 25, 30 या 40 जितने भी आईएएस, मौजूदा आईएएस या रिटायर्ड आईएएस, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती थी। फिर उसमें से कोई 3 नाम या 4 नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाते थे। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री, एक पैनल होता था, उस पैनल के साथ प्रधानमंत्री बैठकर उन नामों पर डिस्कशन करते थे और फिर वो नाम, जो भी नाम चुना जाता था, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था और राष्ट्रपति उस नाम को नियुक्ति के लिए कह देते थे या उसकी नियुक्ति कर देते थे।
ये संभव था कि राष्ट्रपति उस नाम की नियुक्ति करने से नकार दे। उस कंडीशन में दूसरा नाम देने का प्रावधान भी था, लेकिन ऐसा मुझे याद नहीं कि ऐसा कभी देखा गया। ठीक है। तो ये तरीका था, और ये तरीका नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम से नहीं चला आ रहा था। ये उससे पहले यूपीए सरकार जो थी उनके टाइम में भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इसी तरीके से होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने समय को सब भूल जाते हैं, और उसके बाद वाले जो लोग होते हैं उन पर आरोप लगाने शुरू होते हैं, उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं। तो यही कांग्रेस इस मामले में भी कर रही है। जब आपकी सरकार रही 10 साल, आपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, तब तक वो प्रक्रिया ठीक थी। जैसे ही सरकार बदली तो आप जो है चुनाव आयोग को सरकार का तोता और न जाने क्या क्या कहने लगे, और उस प्रक्रिया पर जो है सवाल उठाने लगे। तो ये तमाम बातें जो है ये किसी तरह ठीक नहीं ठहराई जा सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी भी जो नियुक्ति हो रही है इलेक्शन कमिश्नर की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें नेता विपक्ष का भी इंपॉर्टेंट रोल है। जी, बुलाए गए हैं। यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो नियुक्ति हुई वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुई। उस नियुक्ति करने वाले पैनल के सदस्य नेता विपक्ष भी होते हैं, जो मौजूदा समय में राहुल गांधी हैं। उसके बावजूद ये विवाद कांग्रेस खड़ा कर रही है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम जरूर पहुंचे, भले उस मीटिंग में थे, लेकिन हमने डिसेंट नोट जारी कर दिया था और कहा था कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती है इस तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए। जैसा आपने अभी कहा कि कांग्रेस की जब पहले सरकार थी तब जिस तरह से चुनाव होता था उसी तरह से चुनाव अभी भी हो रहा है, थोड़ा बहुत बदलाव जो नए कानून के तहत किया हो। लेकिन अब अगर इस बात को लेकर मुद्दा कांग्रेस बना रही है तो फायदा क्या नजर आ रहा है? इससे क्या फायदा होगा कांग्रेस को? कांग्रेस का फायदा इसमें जो है ना पॉलिटिकल है। जो आपने बात की, पहले के तरीके में और अब के तरीके में बहुत डिफरेंस है। पहले नेता विपक्ष का कहीं कोई रोल नहीं था जी। पहले सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का रोल था कि केंद्र सरकार ने नाम शॉर्टलिस्ट किए, प्रधानमंत्री ने उन नामों में से एक पैनल के साथ डिस्कस करके कि कौन बहुत अच्छा रह सकता है उसका नाम उठाया और राष्ट्रपति को भेज दिया और वो नियुक्त हो गई। ठीक है। अब तो ये बल्कि ये इस पूरा जो ये परिदृश्य था इसमें विपक्ष को शामिल किया गया है सरकार की तरफ से। उसके बावजूद आप यदि सवाल उठाते हैं तो मेरी समझ से परे कि वो सवाल क्यों उठाते हैं। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि आपने एक नोट जारी कर दिया था या जो भी कर दिया था। मेरा ये कहना है कि उस पैनल में 3 लोग हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक नेता विपक्ष यानी जो राहुल गांधी है, और इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री का उसमें होना जरूरी है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि आप ये कह सकते हैं कि जब 2 लोग सरकार से ही होंगे तो फैसला तो सरकार की तरफ से ही होगा, एग्रीड। लेकिन क्या भारत देश में, या भारत देश छोड़िए किसी भी देश में, या कांग्रेस की सरकार का ही परिदृश्य मान लेते हैं, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वो फैसले वो करती जो विपक्ष चाहता? जी। ये लाजमी सवाल है। हाँ। मैं यदि कहूं कि कल को राहुल गांधी या कांग्रेस से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वो उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो विपक्ष कहेगा? ये संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से अभी जो है वो आप उस पर आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन क्योंकि फैसला 2-1 से भी हो सकता है, 3-0 से भी हो सकता है। और देखिए इस तरीके की जो नियुक्ति है ना वक्ता, उसमें कोशिश सरकार की भी ये रहती है कि आम सहमति बनाकर जो है मिलजुल कर ली जाए, उसकी नियुक्ति कर ली जाए, क्योंकि ये कोई चुनाव तो है नहीं कि जहां 2 कैंडिडेट खड़े होंगे फिर उसमें से एक चुनना है। ठीक है। ये तो एक पैनल होगा, आपके पास नाम होंगे, आपको उस पर बात करनी है कि हाँ ठीक है ये व्यक्ति, इसका रिकॉर्ड अच्छा है, इस व्यक्ति को बना लेते हैं। उसमें बेहतर ये होता कि नेता विपक्ष ये कहते कि इस व्यक्ति की जगह ये दूसरे व्यक्ति को बना लेते हैं, मुझे वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर लग रहा है। बिल्कुल। वो सरकार, वो बाकी प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री पर था, वो उसको मानते या नहीं मानते, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ। अब विवाद जो है, विवाद पर लौट कर आते हैं। इस मामले में मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच ने उस फैसले में कहा कि अब तक, यानी उससे पहले तक 1 मार्च 2023 तक जिस भी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त चुने जा रहे थे वो तरीका अब नहीं चलेगा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो होगी उसके लिए नया कानून चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी
उस पूरी प्रक्रिया में शामिल करना होगा। ठीक ये है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और कोर्ट ने अपने उसी फैसले में कहा था कि ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक सरकार सदन से, संसद से, जहां से कानून बनते हैं वहां से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई नया कानून नहीं बना देती। ठीक है। अब उस कानून पर 21 दिसंबर, जहां तक मेरे को याद है, 21 दिसंबर 2023 को उसी साल सरकार ने एक कानून बनाया। उसे लोकसभा से पास कराया गया, राज्यसभा से पास कराया गया और फिर उस पर प्रेसिडेंट ने भी अपने साइन किए। ठीक है। वो कानून ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे उसके ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है। तो ये तो संसद से बना हुआ कानून है। अब संसद से बने हुए कानून पर आरोप ये लगाए गए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि ये पूरी जो प्रक्रिया होगी ये पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होगी, इसमें केंद्र सरकार की ही चलेगी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ। हाँ। इसकी सुनवाई केस की पहले 12 तारीख को होनी थी, 12 फरवरी जो अभी गई, लेकिन उस दिन केस जो है वो कोर्ट में लिस्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो अब वो उसमें जो वकील है याचिकाकर्ता के, प्रशांत भूषण, उन्होंने फिर जो है कोर्ट का रुख किया कि क्योंकि 18 तारीख को मौजूदा जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वो रिटायर हो रहे हैं, तो इस केस की सुनवाई जल्दी की जाए। तो इसलिए 19 तारीख की डेट सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की सुनवाई के लिए दे दी। हाँ। अब कांग्रेस कह रही है कि इतनी जल्दी क्या थी, 48 घंटे का ही तो वक्त था। लेकिन हरीश जी ये समझना चाहेंगे इसका चुनाव आयुक्त के फैसले का और इस सुनवाई से क्या क्या लिंक है? जब नया कानून बन गया, उस प्रक्रिया के तहत चुनाव हो गया, तो फिर जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, कहीं से नजर तो नहीं आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता था कि जब तक नया कानून नहीं बन जाता तब तक उनका जो फैसला है वो लागू रहेगा। अब वो सरकार ने कानून बना दिया, उसमें जो बदलाव हुए वो संसद से पास हुआ कानून। भारत देश में इसी तरीके से कोई भी कानून बनता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से कानून बना। बस इस कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखा गया। सिर्फ इतना ही है। कांग्रेस की यह मांग है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए। अब मेरे को यह समझ नहीं आता कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री, 3 लोग उस कमेटी के सदस्य होंगे, फिर घूम फिर कर जो बात है वो वहीं आती है कि क्या ये संभव है किसी भी देश में कि वहां विपक्ष जो बोले वो काम हो? बिल्कुल। ये सिर्फ भारत की नहीं, मैं दुनिया के किसी, अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं। अब वहां डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, क्या ये संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मान ले कि जो बाइडेन उन्हें आकर कुछ कहेंगे और वो उस काम को कर देंगे? ये पॉसिबल है क्या? ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो पूरी प्रक्रिया जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता के जो नियुक्ति है वो उसी कानून के तहत हुई है और वो पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनकी नियुक्ति उस कानून के तहत हुई है। अब कल की सुनवाई में क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता भी है तो उस फैसले की समीक्षा की जा सकती है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति जो है, उस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से देखेगा, वो केंद्र सरकार को क्या आदेश देगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने पद को खाली छोड़ दे। वो सरकार ने कानून के दायरे में रहते वो काम किया है। तो अगर सुनवाई होगी भी 19 तारीख को, तो सुनवाई में जो फैसला आएगा उस फैसले के बाद उस तरीके से उसमें बदलाव किया जा सकता है। भारत देश में कोई भी पद, मैं कह रहा हूं कोई भी पद भारत देश में वो परमानेंट पद नहीं है। हमारे भारत देश में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में तो राष्ट्रपति को पद से हटाने तक का प्रावधान लिखा गया है, प्रधानमंत्री को पद से हटाने का प्रावधान लिखा गया है। तो अगर कोई फैसला उलट आता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का भी प्रावधान होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस पर विवाद करने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस का जो विवाद है, मेरे को यह लगता है कि पूरी तरह से गलत है। सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा उस तरीके से आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। बिल्कुल हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।